लेट्स स्टार्ट। तो पीटीएस स्कीम, प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम, ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडर पीजीपी चैप्टर्स। तो सेक्शन 44 ए डी, सेक्शन 44 ए बी एंड सेक्शन 44 ए डी, ये 3 सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है एकदम। बोला कि सर सेक्शन 44 ए डी किसके लिए एप्लीकेबल है? फर्स्ट ये तो जानो, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेसेस अदर देन दी फॉलोइंग। ये 4 बिजनेस छोड़कर तुम्हारा कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो यू कैन ऑप्ट पीटीएस स्कीम से। पीटीएस स्कीम होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? तो वो अभी तक जो हम लोग जो भी सम्स कर रहे थे नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, इनकम टैक्स में तुमको एज पर पीएल अकाउंट तुम्हारा प्रॉफिट आया होगा, तुम यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्स इनकम एज फ्रॉम पीजीबीपी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो उसमें हम लोग क्या किए थे, कुछ कुछ खर्चे जो डिसअलाउ होना था डिसअलाउ किए, ऐड किए, कुछ कुछ इनकम जो अदर हेड का था माइनस कर दिए। ठीक है, कुछ कुछ इनकम जो अलाउ होना था माइनस किए। बट पीटीएस स्कीम किसके लिए? जो स्मॉल बिजनेसमैन लोग हैं, इन लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं रहता। दे वांट सिंप्लिसिटी कि बोले सर हमको इतना नहीं आता, अब एक सिंपल से रूल्स मेरे लिए बना दो। इन लोगों के लिए सिंपल से रूल्स बनाएंगे। आप चाहे खर्चा तुम कुछ भी करो, वट एवर इट इज़, तुम्हारा जो एक इनकम होगा उसको ऊपर फिक्स्ड, हम तुम्हारा बिजनेस इनकम एक फिक्स कर देते, बेस्ड ऑन योर टर्नओवर, बेस्ड ऑन योर इनकम एक फिक्स कर देते, ये रहा तुम्हारा बिजनेस इनकम। अलग से कोई चीज़ का डिडक्शन फिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें अब सबको नहीं है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। सबको ये वाला बेनिफिट सबके लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ कंडीशंस है। तो क्या है वो देखना है। सबसे पहले ये जो पैक्ट, ये जो 44 एडी है, 44 एडी किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑल बिजनेसेस एक्सेप्ट पैक्ट, PACT। अगर कोई पैक्ट वाला बिजनेस है, पैक्ट मतलब पी फॉर व्हाट? पी फॉर तुम्हारा हो गया यहाँ पे प्रोफेशंस, यहाँ पे हाईलाइट करो प्रोफेशंस। कोई अगर प्रोफेशन में है, इफ़ यू आर अ चार्टर अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, ठीक है, लॉयर, तुम प्रोफेशन में हो तो तुम 44 AD में नहीं जा सकते, बिकॉज प्रोफेशन के लिए अलग से भाई 44 AD ये दे दिया है। ओके, प्रोफेशन के लिए अलग से 44 AD दिया। इफ़ यू आर अ प्रोफेशन तो तुमको 44 AD नहीं मिलेगा, तुमको चाहिए तो 44 ADA में जाओ। ओके फाइन। तो पी फॉर प्रोफेशंस नहीं मिलेगा। ए फॉर एजेंसी, अगर तुम कोई भी एजेंसी बिजनेस कर रहे हो, ये रहा तुम्हारा एजेंसी। अगर तुम कोई भी एजेंसी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो तुमको 44 AD नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल जो प्रोविजन है, जो अभी हम लोग करके आए, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से इनकम कैलकुलेट करने पड़ेगा। तो एजेंसी बिजनेस मतलब कोई भी सपोज एजेंट है, LIC का एजेंट है या फिर जनरल इंश्योरेंस का एजेंट है, कुछ भी, या तुम एज अ एजेंट कुछ भी काम कर रहे हो, तो एजेंसी बिजनेस अगर तुम्हारा है तो तुम 44 AD में नहीं जा सकते। नेक्स्ट, पी फॉर प्रोफेशन नहीं होगा, ए फॉर एजेंसी नहीं होगा, सी फॉर तुम्हारा कमीशन और ब्रोकरेज। तुम ऐसा कुछ काम कर रहे हो, ऐसा बिजनेस में इन्वॉल्व हो, यू आर इन्वॉल्व इन सच अ बिजनेस जिसका इनकम क्या है? कमीशन है या ब्रोकरेज मिलता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, रियल एस्टेट का ब्रोकर है तो हमको कमीशन मिलता है, ब्रोकरेज मिलता है, तो हम 44 AD में नहीं जा सकते। नॉर्मल प्रोविजन में हमको इनकम कैलकुलेट करना है, अपने बिजनेस इनकम। ओके, तो पी फॉर प्रोफेशन के लिए नहीं है, ए फॉर एजेंसी के लिए नहीं है, सी फॉर कमीशन या ब्रोकरेज वाला जिसका भी बिजनेस है उसके लिए भी नहीं है। टी फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर के लिए भी नहीं है। टी फॉर ट्रांसपोर्टर, टी फॉर ट्रांसपोर्टर, अगर इफ़ यू आर अ ट्रांसपोर्टर तो तुम 44 AD में नहीं जा सकते, बट तुम्हारे लिए अलग से हम 44 A भी दिए हैं। ये रहा ट्रांसपोर्टर के लिए। तुम ट्रांसपोर्टर हो तो तुम 44 AD में नहीं जा सकते, बट तुम्हारे लिए हम 44 AB किए हैं, 44 AB। ओके, तो किस कौन सा 4 बिजनेस के लिए 44 AD नहीं होगा बोलो? पी फॉर प्रोफेशन, बिकॉज प्रोफेशन के लिए अलग से सर 44 AD ये है। उसके बाद ए फॉर एजेंसी नहीं होगा, सी फॉर कमीशनर ब्रोकरेज नहीं होगा, टी फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर के लिए अलग से सर 44 AB है। ओके, तो 4 बिजनेस में छोड़ के कुछ किसी और बिजनेस में अगर तुम हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर PTS स्कीम, प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम। इसका फायदा क्या, अब तुमको समझ में आएगा। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट था तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस। फर्स्ट कंडीशन क्या, तुम अगर ये चारों को छोड़ किसी और बिजनेस में जा रहे हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर। सेकेंड कंडीशन क्या है, तुम्हारा ग्रॉस रिसिप्ट, जो टर्नओवर है तुम्हारा, सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट, सेल के जो पैसा मिला होगा, ग्रॉस रिसिप्ट, द वर्ड ग्रॉस रिसिप्ट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, 2 करोड़ से कमती होगा। अगर तुम्हारा ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ से ज़्यादा है तो यू कैन नॉट ऑप्ट PTS स्कीम, यू हैव टू ऑप्ट नॉर्मल स्कीम, नॉर्मल जो प्रोविजंस है। तो दैट मीन्स तुम्हारा कंडीशन क्या है, ग्रॉस रिसिप्ट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन अगर नहीं है, देन द SEC कैन ऑप्ट फॉर नॉर्मल प्रोविजन और PTS, दोनों में से कुछ भी जो तुम्हारे लिए सही लगे तुम ऑप्ट कर सकते हो। बट अगर तुम्हारा ग्रॉस रिसीव एक्सीड करता है 2 करोड़, देन मस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोविजन में तुमको जाना है।
पढ़ने का तरीका समझ में ना कैसे हाईलाइट करके पढ़ना है। ओके, तो अगर तुम्हारा ग्रॉस रिसीव 2 करोड़ से कमती है तो नॉर्मल प्रोविजन और पीटीएस में किसी में भी तुम जा सकते हो जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। ज़्यादा है तो यू हैव टू ऑप्ट नॉर्मल स्कीम। तो कंडीशन क्या टर्नओवर है ग्रॉस रिसीव का 2 करोड़, 2 करोड़। उससे पहले कंडीशन क्या है, बिजनेस कौन सा कवर है भाई, पैक्ट छोड़ के कुछ भी बिजनेस, पैक्ट मतलब प्रोफेशन, एजेंसी, कमीशन, ट्रांसपोर्टर छोड़ कोई भी बिजनेस में अगर हो, अगर आपका ग्रॉस रिसीव 2 करोड़ से कम है तो यू कैन ऑप्ट पीटीएस स्कीम। अब सपोज तुम पीटीएस स्कीम ऑप्ट कर चुका है, तुम्हारा दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ, हम पैक्ट छोड़ किसी और भी बिजनेस में है, मेरा टर्नओवर दो, मेरा ग्रॉस रिसीव 2 करोड़ से सॉरी कमती है, तो सर मेरा बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होगा। बैग फर्स्ट, तो तुम्हारा बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होगा। तो वहाँ अभी तक जो बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर रहे थे हम, पीएल अकाउंट का प्रॉफिट उठाकर ऐड एक्सपेंडिचर डिसअलाउ लेस इनकम अदर हेड का माइनस, यहाँ पे ऐसा नहीं, तुम्हारा सिर्फ सीधा सीधे एकदम बोल दिया कि जो भी तुम्हारा ग्रॉस रिसिप्ट होगा उसका 8%, जो भी तुम्हारा ग्रॉस रिसिप्ट हुआ ना साल भर का, करेंट ईयर 22-23 का सपोज हो रहा है, तो 22-23 का ग्रॉस रिसिप्ट का तुम्हारा 8% खत्म। दिस विल बी योर बिजनेस इनकम। तुम क्या खर्चा किया हमको देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इरेस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपेंडिचर, जो भी तुम्हारा ग्रॉस रिसीव है उसका 8% इज योर बिजनेस इनकम, फिनिश। बट तुमको एक बेनिफिट दे रहा है, ये जो 8% है तुम्हारा 6% हो जाएगा। अगर क्या हुआ होगा कि तुम्हारा सपोज ग्रॉस रिसीव में से दो चीज़ हो सकता है ना, ये जो मेरा रिसीप्ट आया इसमें दो चीज़ हो सकता है, एक तो सर कैश में कुछ पैसा आया होगा, एक सर मेरा क्या होगा चेक ऑनलाइन इस मोड में आया होगा। तो बोला अगर तुम्हारा तुम्हारा पेमेंट अगर ऑनलाइन में सपोज जीपे का थ्रू से, एनईएफटी नेट बैंकिंग के थ्रू से आया होगा, तो तुम्हारा हम और बेनिफिट तुमको दे रहे 6%, दैट इज गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट द नेट बैंकिंग। ई पेमेंट, अगर ई पेमेंट हुआ होगा ऑनलाइन सिस्टम, ई मोड पे पेमेंट हुआ होगा अकाउंट पे, चेक का थ्रू से, डीडी का थ्रू से, ठीक है, अदर देन कैश, तो तुमको 6% माना जाएगा। सपोज तुम्हारा ग्रॉस रिसिप्ट है 1 करोड़, 1 करोड़ में से 20 लाख है तुम्हारा कैश रिसिप्ट, 80 लाख है तुम्हारा क्या बोलता है ई पेमेंट, ई पेमेंट चेक सब मिलाकर, तो 80 लाख पे तुम्हारा लगेगा 6%, बाकी 20 लाख पे लगेगा 8%। समझ में आया। तो नॉर्मली तुम्हारा ग्रॉस इस पे 8%, बस अमेंडमेंट आया फिर यहाँ पे कि अगर उसमें से तुम्हारा क्या हुआ होगा अकाउंट पे चेक डीडी ई मोड पे आया होगा, तो जितना रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले का तक, ठीक है, पैसा मिल गया होगा, तो उस साल का इनकम कितना 6% माना जाएगा। ई मोड क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आईएमपीएस सब कुछ, ई यूपीआई, एनईएफटी, भीम सब चलेगा। ओके, अब कौन सा ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन तुम्हारा जो होता है ईसीएस, जो ई पेमेंट होता है वही ईसीएस है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ईसीएस, ये बैंक में होता है ईसीएस सिस्टम। सिंपल चीज़ें ऑनलाइन तुम की उसमें आरटीजीएस रहता है, एनईएफटी रहता है, ये सब ईसीएस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एनईएफटी। उसके बाद तुम्हारा कहाँ गया आरटीजीएस, ठीक है, ये सब। उसके बाद ये एप्लीकेबल किसको है, सबको नहीं है, ये जो पीटीएस का बेनिफिट सबको नहीं मिलेगा, इट इज़ ओनली अवेलेबल टू एचयूएफ, सॉरी हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, इट इज़ ओनली अवेलेबल टू एचयूएफ, अरे एचयूएफ इंडिविजुअल एंड फर्म्स, बट एलएलपी को नहीं मिलेगा। दिस मीन्स एलएलपी हो कंपनी हो, यू विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर नॉर्मल प्रोविजंस। देखो इस तरह से हाईलाइट करके पढ़ने से फ़ायदा है कि तुम्हारा नोट्स पूरा रेडी हो जाए, एग्जाम से पहले जो पढ़ना है तुमको जस्ट हाईलाइट पे फोकस करना है, जो रिवीजन देने के लिए एक बार देखोगे तुमको याद आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू एचयूएफ इंडिविजुअल फर्म्स एक्सक्लूडिंग एलएलपी फर्म्स। दिस मीन्स दैट एलएलपी फर्म एंड कंपनी, अगर एलएलपी फर्म है कंपनी है, इसको हमेशा नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करना है। ओके, तो अभी तक क्या देखा सर कि सर पीटीएस स्कीम में 3 सेक्शन है, एक 44 AD है, 44 AB है, 44 ADA है। 44 AB तो सर ट्रांसपोर्टर के लिए है, 44 ADA प्रोफेशंस के लिए है। तो 44 AD किसके लिए, पैक्ट छोड़ के बाकी सबके लिए। पैक्ट मतलब प्रोफेशन में तुम नहीं हो, एजेंसी बिजनेस नहीं कर रहे हो, कमीशन वाला बिजनेस नहीं कर रहे हो, ट्रांसपोर्टर नहीं हो, तो यू कैन ऑप्ट पीटीएस स्कीम अगर आपका ग्रॉस रिसीव 2 करोड़ से कमती है तो। तीसरा, अगर आप एचयूएफ हो, इंडिविजुअल हो एंड फर्म हो तो, अगर आप एलएलपी हो, कंपनी हो तो नहीं होगा। अगर सपोज हम एलिजिबल हो गए तो तुम्हारा बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी तुम्हारा ग्रॉस रिसीव है उसका 8%, बट उसमें भी से अगर हमको अकाउंट पे ही चेक वगैरह ऑनलाइन मोड पे पेमेंट वगैरह आया होगा तो जितना आया होगा उसका 6%, बाकी का 8%, ठीक है। ओके,
अब क्या बोल रहे हैं भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है? बोले नो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तभी मेंटेन करने की जरूरत है अगर आप 44 AD सबसेक्शन 4 का रूल्स ब्रेक करते हो। मतलब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कहाँ गया, क्या हुआ, जेरोक्स दिया है क्या? सॉरी, एक पेज आगे पीछे हो गया इधर। 4.23 4.24 इधर, ठीक है। सेक्शन 44 AD 4 क्या बोलता है कि अगर आप पीटीएस स्कीम में हो अंडर सेक्शन 44 AD, ठीक है, द एसएससी मस्ट कंटिन्यू टू ऑप दिस स्कीम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको इसी स्कीम में रहना है, पीटीएस इसमें। अगर आप बीच में क्या किया, इस स्कीम से बाहर आ गए तो क्या होगा, आपको भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने हैं। दैट मीन्स जब तक आप पीटीएस स्कीम में हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीटीएस स्कीम में नहीं हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने पड़ेगा, ठीक है। ब्रेक हो जाता है ना? क्या बोल रहे हो? ये 5 साल में किसी भी एक ईयर में हाँ फिनेंशियल ईयर ब्रेक हो जाएगा, दो ब्रेक, कर लीजिए हाँ ज्यादा। ब्रेक हो जाएगा। उसी का एग्जांपल यहाँ पे दिए ना नीचे में, देखो। एक एलिजिबल एसएससी था, क्लेम करता है टू बी टैक्स्ड ऑन पीटीएस स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD। कौन कौन एलिजिबल था? इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम थी है, एंड जो पैक्ट होकर किसी और बिजनेस में है, राइट। फॉर फर्स्ट टाइम एलिजि 20-21 में, तो उसको 21-22 से लेकर एंड फॉर 20-21 में था, 21-22 में था, 22 में था। ऑल्सो ही ऑफर्स इनकम एज पर सेक्शन 44 AD। हाउएवर फॉर 23-24 ही ऑफर इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन। तो क्या होगा वहाँ पे, नाउ इन दिस केस सिंस ही हैज़ नॉट ऑफर इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AD, तो क्या होगा तुम्हारा, ही विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44 AD फॉर द नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर तक। वो फिर ब्लॉक हो जाएगा और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन करने पड़ेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस 5 ईयर्स। चलो उसके बाद ये डबल डबल आ गया क्या, ये कुछ तो गड़बड़ हुआ। डबल डबल 4.24, अच्छा डबल डबल आ गया क्वेश्चन बैंक लाइट गुड्स वाला। क्वेश्चन नंबर 18-19 डबल डबल आया ना, दिख रहा है? हाँ डबल आया, यस सर। डबल हो गया, कट इट, ये वाला है, एकदम सही से नहीं आया। एनीवे तो अब क्या है, तो पहले एक ठोक कंप्लीट कर फिर नेक्स्ट में जाएंगे। बोला अगर आप पीटीएस स्कीम में हो तो ऐसे से नीड नॉट टू मेंटेन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और कोई ऑडिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप पीटीएस स्कीम में हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है, ऑडिट करने का भी ज़रूरत नहीं है, ओके। अंडर पीटीएस स्कीम द एसएससी कैन वॉलंटरली डिस्क्लोज हायर इनकम। अगर आप पीटीएस स्कीम में हो भी तो अब ज़्यादा इनकम दिखा सकते हो, वो वॉलंटरी है। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन कंप्यूटिंग द पीटीएस स्कीम में प्रिजेम्पटिव इनकम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज जो 8% ऑफ ग्रॉस रिसीव्ड या फिर 6% ऑफ ग्रॉस रिसीव्ड, दूसरा केस में अलग अलग होगा 44 AB और 44 AD का केस में। तो नो अलाउंस और डिसअलाउंस इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर। अगर कोई का आप खर्चा करते हो उसका अलाउ उसको हम अलाउ नहीं करेंगे, ना ही हम डिसअलाउ करेंगे, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कैन, बट हाँ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अगर है तो तुम उसको सेटअप कर सकते हो। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस क्या होता है, सपोज हम तो हर साल बिजनेस कर रहे, अगले साल मेरा लॉस था तो इस साल मेरा प्रॉफिट आया, तो उस लॉस को इस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं हम। तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कर सकते हो तुम एडजस्ट, बट हाँ नॉर्मल खर्चा वगैरह जो हो रहा है उसका कोई बेनिफिट तुमको नहीं मिलेगा। बट हाँ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा डेप्रिसिएशन था वो तुम्हारा इतना तुम्हारा वो माइनस, वो तो प्रॉफिट से माइनस करने के लिए बचा ही नहीं था कुछ। सपोज प्रॉफिट तुम्हारा प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो माइनस क्या करे, ठीक है। तो अनएब्जॉर्ब हो गया डेप्रिसिएशन। ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तभी सिचुएशन आएगा जब तुम्हारा क्या है, लॉस है और पूरा डेप्रिसिएशन माइनस तुम करने से भी तुम्हारा ये नहीं आ रहा है, तो दैट इज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। लॉस का सिचुएशन में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ जाएगा, बिकॉज लॉस होने से तुमको तो ऐसे टैक्स नहीं लगता, प्रॉफिट होता तभी टैक्स लगता है। तो अब लॉस है फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी सेट ऑफ नहीं कर सकते तुम, ठीक है। एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर, बट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज अलाउबल। चैप्टर 6A का जो डिडक्शन है वो तुमको मिल जाएगा,
एक बार हम राइटिंग देख लेते हैं क्लियरली यहाँ पे, पेज नंबर 4.24। हाँ ठीक है। चैप्टर 6 से तो डोनेशन का था ना? डोनेशंस, नॉट ओनली डोनेशन, बहुत सारी चीज़ें उसमें। इन्वेस्टमेंट था, 80C था, 80D था, मेडिक्लेम था, डोनेशंस था। पेज नंबर कितना, 4.24 ना ये। ठीक है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ई इज अलाउबल। चैप्टर 6 लिख देते, ये अलाउ हो जाएगा। तो अगर कोई पीटीएस में है उसको क्या क्या अलाउ होगा, कि बोल रहा है भाई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो अलाउ हो, कैन बी सेटअप। अनअब्जॉर्ब डिप्रीसिएशन तुम सेटअप नहीं कर सकते। अगर तुमको चैप्टर 6A जब हम लोग करेंगे वहाँ पे जो डिडक्शंस मिलना चाहिए वो तुमको मिल जाएगा। बट हाँ, कोई भी बिजनेस एक्सपेंडिचर का कोई भी खर्चा वगैरह अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। कोई बुक्स फ्लैट रेट में तुम्हारा जो है 8% ऑफ दिस, 6% ऑफ ग्रॉस रिसीव तुम्हारा टैक्सेबल इनकम होगा। तो इसके ऊपर बेस करके एक सम्स हम लोग देख लेते हैं। ये रहा तुम्हारा सम्स, ये क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कोई सम्स है स्टडी मैट का? हाँ, स्टडी मैट का सम्स है ना, क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 40 है ना, 40। ठीक है, पहले 21, 22 कर लेते हैं। ये तो गुड्स वाला था, ये वाला 21 एंड 22 करते हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पेंडिंग वाला फिर पीटीएस करेंगे, 44AB वाला, इसको करते हैं। मतलब मिस्टर एक्स एंगेज इन होलसेल बिजनेस एंड डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करता, एंड डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो नाउ ही सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 50 लाख। क्या एलिजिबल है? यस, लेस देन 2 करोड़ है तो एलिजिबल है। होलसेल बिजनेस बोला है तो ये पैक्ट में नहीं है तुम्हारा, तो मतलब 44ADA में एलिजिबल है, ठीक है। 44ADA, AD था, AB था, ADA था, 44AD होगा इसका मतलब ये 44AD। 50 लाख में क्या बोला भाई, आउट ऑफ इस 30 लाख रिसीव थ्रू अकाउंट पे ही चेक ऑन और बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट का पहले तुमको मिल जाना चाहिए, जितना मिला होगा उतना। तो 30 लाख पे कितना लगना चाहिए बोलो, 6 ना 8? 6%। और बाकी जो तुम्हारा 20 लाख है उसमें कितना लगना चाहिए? 8%। 8%, ठीक है। अदर डिटेल्स आर, अदर डिटेल्स क्या है, बैड डेट कितना, 2 लाख। पेमेंट एक्सीडेड ₹10,000 इन कैश 3 लाख। तो बताओ ये जो बैड डेट है क्या अलाउ होगा या डिसअलाउ हो जाएगा, बोलो। जब बिजनेस इनकम कैलकुलेट करेंगे अंडर सेक्शन 44AD पीटीएस स्कीम में, तो बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने के वक्त जो ये सब खर्चा हुआ बैड डेट अलाउ होगा ना डिसअलाउ होगा, या फिर पेमेंट किया 10,000 से ऊपर कैश में अलाउ होगा ना डिसअलाउ होगा, बोलो। रोहित आंसर दो, केशव आंसर दो। अरे भाई डिजल अलाउ भी नहीं होगा, डिसअलाउ भी नहीं होगा। नो अलाउंस और डिसअलाउंस, बिकॉज तुमको तो हम ऑलरेडी बेनिफिट दे दिए भाई, 6% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, 8% ऑफ कैश रिसिप्ट। अलग से कोई खर्चा का ना ही तुमको अलाउ करेगा, नीदर डिसअलाउ करेगा। तो ये नॉट, नीदर अलाउ नॉट डिसअलाउ, नीदर अलाउ ना ही तुमको अलाउ करेगा, नॉट डिसअलाउ करेगा, तुम्हारा डे इरिलेवेंट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा इसका बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, 30 लाख का 6% पर 20 लाख का 8% खत्म बिजनेस इनकम। तो लास्ट ईयर ही हैड ऑप्टेड फॉर कंप्यूटेशन अंडर नॉर्मल स्कीम एंड बिजनेस लॉस था इतना, तो यस बिजनेस लॉस कैरी अलाउ होगा, बिजनेस लॉस तुम्हारा सेटअप अलाउ करेगा, है कि नहीं। तो कंप्यूट इज बिजनेस इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका सोल्यूशंस भी यहाँ पे शायद होगा तो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 21। ये रहा। तो पहले ऐसा लिखना है कि सर इन द गिवन केस मिस्टर एक्स इज एंगेज इन होलसेल बिजनेस एंड उसका ग्रॉस इसी 2 करोड़ से कम थे, फर्दर ही डज नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकॉर्डिंगली मस्ट ऑप्ट फॉर पीटीएस स्कीम अंडर सेक्शन 4480।
नो अंडर सेक्शन 44AD उसका इनकम कितना होना चाहिए 8% ऑफ द ग्रॉस रिसीव. हाउ एवर 6% of gross revenue where amount is received by account pay check or prescribed e-mode खत्म. There shall be no further allowance or disallowance however brought for a business loss is deductible. तो बिजनेस में कैसे होगा 30 लाख का 6%, 20 लाख का 8%. ब्रॉड फॉर अ बिजनेस लॉस को माइनस करो, ये रहा तुम्हारा नेट बिजनेस इनकम. ठीक है, कोई डाउट? No, sir. अब आ जाओ लास्ट इसमें ये क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 22. मिस्टर राजा is a wholesaler but no books of accounts are maintained by him. He achieved a turnover 120 लाख, तो लेस देन 2 करोड़ है, 2 करोड़ से कमती है. ओके, आउट ऑफ द 120 लाख में 40 लाख कैश का है, तो उसमें कितना लगेगा 8% लगेगा. 8%. 30 लाख हैज़ लैक्स रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, ठीक है, इसमें 6% लगेगा. 25 लाख रिसीव बाय अकाउंट पे चेक इन अप्रैल 22, वो भी चलेगा बिकॉज रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले तक चलेगा, तो इसमें कितना लगेगा, इसमें भी 6%. एंड बैलेंस इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, जो मिला नहीं उसमें तो कुछ कर नहीं सकता. उसमें क्या होगा, जो नहीं मिला उस पर तुम्हारा 8% टैक्स. ठीक है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस तुम्हारा क्या था 1 लाख, और अनएक्टिव डेप्रिसिएशन पे नहीं मिलेगा, ये अलाउ है. तो तुम्हारा क्या हुआ 6 मतलब कितना हुआ तुम्हारा 30 लाख, और वहाँ पे कितना है, कितना बचा तुम्हारा 6% किस में से होगा, 30 लाख पे होगा 6% और 25 लाख पे 6% है ना. बाकी जो तुम्हारा बैलेंस, ये बैलेंस है जो कि ना आउटस्टैंडिंग था या फिर कैश था और कैश था, इसमें कितना 8% खत्म. तो जितना मिल गया कैश, जितना मिल गया तुम्हारा अकाउंट पे चेक वगैरह में बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट तक, तो वहाँ तक चलो 6% मान लिया. पर जो कैश में मिला या फिर जो नहीं मिला अभी तक, तो उस पर 8%. 8%. ठीक है, यहाँ पे गलती, यहाँ पे तुम लोग को मिस्टेक्स क्या होगा पता है, डोंट मिस्टेक. यहाँ पे क्या मिस्टेक होगा बोलो तो, तुम लोग क्या करोगे, सर 120 लाख में तो 40 कैश में था, ये था, तो बाकी जो आउटस्टैंडिंग था बैलेंस, इसमें क्या करेंगे, इसमें तो टैक्स होगा नहीं, इनकम आएगा नहीं, नो, इसमें भी आएगा. तो यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं आउटस्टैंडिंग प्लस कैश रिसिप्ट, इस पे 8%. तो इससे अच्छा यहीं पे नोट कर लो, कहाँ गया, 8% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट इफ कैश रिसिप्ट एंड नॉट रिसीव इन अकाउंट पे और ई मोड बिफोर रिटर्न का डेट तक, दैट इज आउटस्टैंडिंग भी है तब भी, वो भी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अच्छे से देख लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा. ठीक, होता क्या है सर, इनकम टैक्स में 2 स्कीम, एक नॉर्मल स्कीम, नॉर्मल प्रोविजन मतलब नॉर्मली इनकम टैक्स का जो प्रोविजंस वगैरह है उस हिसाब से तुम पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट करो. जो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ करने का डिसअलाउ करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो अलाउ करने का अलाउ करेगा, जो भी इनकम अलग से ट्रीट करने का अलग से ट्रीट करके तुम्हारा पीजीबीपी में इनकम कैलकुलेट होगा. ठीक है, बट कुछ कुछ स्मॉल बिजनेसमैन उसको इतना वो लोग कॉम्प्लिकेसी में नहीं जाना चाहते, दे वांट सिंप्लीफाइड टैक्सेशंस. तो वो बोलता है कि सर आप एक काम करो यार, सिंपली आप मेरा टर्नओवर पे फ्लैट रेट लगा दो, सो दैट मेरा खर्चा चाहे जो भी रहे मेरा, अब डिसअलाउ फिसअलाउ को ज़रूरत नहीं, आप बस मेरा प्रॉफिट बेस से एक फिक्स परसेंटेज कर दो बिजनेस इनकम. तो इनकम टैक्स बोला ठीक है, अगर आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ से कमती है तो कुछ कुछ जो एसएससी है वो जा सकता है. तो किस टाइप का एसएससी को कवर किया, जो कि ना पैक्ट में नहीं है, मतलब जो प्रोफेशन में नहीं होगा कोई भी, जो एजेंसी बिजनेस नहीं कर रहा होगा, जो कमीशन वाला बिजनेस नहीं कर रहा, जो ट्रांसपोर्टर नहीं है. पैक्ट में से पी को प्रोफेशन को इसीलिए बात दिया गया बिकॉज प्रोफेशन के लिए अलग से 44AD है. ठीक है, अगेन टीम में से ट्रांसपोर्टर को इसलिए बात दिया गया बिकॉज ट्रांसपोर्टर के लिए अलग से 44AE है. ठीक है, तो अगर आप ये 4 छोड़ के किसी और बिजनेस में अगर इफ़ यू आर इन्वॉल्व, तो यू कैन ऑप्ट फॉर पीटीएस स्कीम प्रोवाइडेड. कंडीशंस क्या था, तुम्हारा टर्नओवर जो है ग्रॉस रिसीप्ट जो है 2 करोड़ से कमती है, यू आर नॉट LLP एंड कंपनी, तो दैट इज इट इज़ एप्लीकेबल फॉर HUF इंडिविजुअल फर्म, बट LLP के लिए भी नहीं है एंड कंपनी के लिए भी नहीं है. ओके, तो सर अगर सपोज हम पीटीएस स्कीम में आ भी गए तो मेरा बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट करने पड़ेगा, तो सिंपली है एकदम, जो तुम्हारा ग्रॉस रिसीप्ट होता है, जो तुम्हारा सेल हुआ, जो तुम्हारा ग्रॉस रिसीप्ट है उसका 8% फ्लैट रेट पे. बट यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अमेंडमेंट लाया
जस्ट टू प्रमोट नेट बैंकिंग, ईमो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए बोला कि अगर आपका पैसा इसमें से सपोज कुछ चेक में आया, कुछ डिमांड ड्राफ्ट में आया, अदर देन कैश बेसिकली, अदर देन कैश बेसिकली बोलने क्या हमारा चेक, अकाउंट पे चेक, डीडी, ईमोट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वट एवर इट इज़, एनईएफटी, आरटीजीएस, जो भी मोड पे आया, कैश छोड़ के जो अदर देन मोड, जो भी मोड पे आया, तो वहाँ पे आपका 8% का बदले हम आपको बिजनेस में कितना मानेंगे ना, आई विल कंसिडर 6%। तो 6% ऑफ सच रिसिप्ट, तो बाकी जो आया होगा, जो आउटस्टैंडिंग है, जो पैसा अदर नहीं आया होगा या फिर कैश में आया होगा, वो तुम्हारा 8% पे होगा। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा हम लोग किए थे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे दिखा था तुमको कि जितना टर्नओवर था उसमें से पूरा नहीं आया था, जितना आया था उसमें से कुछ कैश में, कुछ तुम्हारा इसमें था, आई मीन अकाउंट पे चेक वगैरह में था। तो जो नहीं आया उसमें भी तो लगेगा, आउटस्टैंडिंग पे भी लगेगा, ये गलती मत करना, ठीक है, उसमें भी 8% लगेगा। तो और एक बेनिफिट क्या था, अगर हम पीटीएस में जाते हैं तो हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, तभी मेंटेन करने पड़ेगा अगर हम फेल किए। सपोज कंटिन्यूस 5 ईयर हमको पीटीएस में रहना है, बीच में अगर हम ये करते तो फिर अगेन नॉर्मल में आ जाएंगे, तो हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेगा, बस यही था। ओके, नाउ 44 AE, सेक्शन 44 AE किसके लिए था सर? ट्रांसपोर्टर के लिए था। यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टर को बात दिए थे, बोले ट्रांसपोर्टर के लिए 44 AD नहीं है, बट ये ट्रांसपोर्टर के लिए क्या है ना, 44 AE। तो 44 AE ट्रांसपोर्टर के लिए है। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर के पास क्या है, ट्रक वगैरह है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स कैरेज, ट्रक वगैरह है जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स कैरेज। ओके, अब वो कौन सा बिजनेस में है? एक ट्रांसपोर्टर कौन सा बिजनेस करता है? अपना गुड्स, अपना कार में क्या कर, दूसरा का मटेरियल लेकर जाता है, आता है। तो बेसिकली हम जो ट्रांसपोर्टर, जो सामने वाला से पैसा लेता है, क्या लेता है? हायर चार्ज, हायरिंग चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है। एक तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग। ऐसे भी तो हो सकता है हम अपना ट्रक किसी को भाड़ा पे दिए, ऐसे भी तो हो सकता है हम अपना ट्रक किसी को लीज पे दिए, लीज रेंट वहाँ से मिल रहा है। तो वट एवर इट इज़, आइदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ले रहे हैं, या फिर हायरिंग वाला है, या फिर लीजिंग वाला है। तो अगर तुम गुड्स कैरेज का ओनर हो, तो तुम्हारे पास कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे बोलता है कि ग्रॉस रिसीव 2 करोड़ से कमती होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि तुम्हारा पास जो ट्रक है वो तुम्हारे पास 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैसिसी डज नॉट ओन मोर देन 10 ट्रक्स, दैट इज़ यहाँ पे ओनरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, ओनरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। तुम्हारे पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 10 से कम ट्रक होना चाहिए, नॉट मोर देन 10, ठीक है। 10 तक ठीक है, बट 10 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 10 से ज़्यादा कम है तो तुम पीटीएस स्कीम में जा सकते हो। ओके, तुम ट्रांसपोर्टर हो, तुम्हारे पास 8 है, 9 है, 10 ट्रक है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर पीटीएस स्कीम। तो इससे फ़ायदा क्या होगा तुम्हारा? तो तुम्हारा खर्चा जो भी रहे, ठीक है, तो तुम्हारा इनकम इवन जो भी रहे, तुम्हारा जो है बेस, यहाँ पे इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, इस तरह से कैलकुलेट होगा। ये भी है, ये जो है इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, ऑल, सबके लिए, ठीक है। तो सर यहाँ पे इनकम, मेन फोकसिंग पॉइंट यहाँ पे सर, इनकम कैसे कैलकुलेट करना है। तो इनकम बोला कि अंडर इन केस ऑफ हैवी, देखो गुड्स व्हीकल जो होता है, ट्रक वगैरह दो टाइप होते हैं, एक होता है हैवी, एक होता है लाइट, ठीक है। हैवी या लाइट का तुमको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि तुम्हारा ये जो ये रहा, हैवी गुड्स व्हीकल मीन्स एनी गुड्स कैरेज, गुड्स कैरेज मतलब जो भी गुड्स कैरी करके लेके जाता है, जिसका जो उस व्हीकल का ग्रॉस वेट कितना से ज़्यादा है, 12,000 kg से ज़्यादा है। 12,000 kg से अगर ज़्यादा है तुम्हारा ट्रक का वेट, डंपर का वेट, जो भी है वट एवर इट इज़, ठीक है, लॉरी का वेट, तो इसको हम लोग हैवी गुड्स व्हीकल बोलेंगे। अगर उससे कम होगा तो लाइट गुड्स व्हीकल बोलेंगे, दैट इज़ अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल। तो दो कैटेगरी में तुमको तोड़ना है बेसिकली। तो इफ़ यू आर द ओनर ऑफ ट्रक, डंपर, जो भी हो, वट एवर, लॉरी वगैरह, वट एवर इट इज़, तो वहाँ पे तुमको देखना है 10 से कम है तो ठीक है, तुम पीटीएस में जा सकते हो। बट बिजनेसिंग में कैलकुलेट करने के लिए तुमको दो कैटेगरी में तोड़ना है, हेवी गुड्स व्हीकल कितना है एंड लाइट गुड्स नॉर्मल अदर देन हेवी, दैट इज़ लाइट गुड्स व्हीकल कितना है। हेवी गुड्स व्हीकल मतलब जिसका वजन, ग्रॉस वेट, ठीक है, आई मीन वजन जो है उसका ग्रॉस वेट वो 12,000 kg से कम थी। ग्रॉस वेट मतलब तुम्हारा अगर उसका पूरा वेट, ठीक है, उस व्हीकल का। नाउ अब सपोज मेरे पता, ठीक है, वो फाइन, ये तो हम आइडेंटिफाई के लिए कितना मेरा पास हेवी गुड्स व्हीकल है, कितना ही है। तो अब कैलकुलेट कैसे करें सर? बोलता है कि तुम जितना भी माल लेके जाओगे उसमें 1,000 रुपया पर टन, ₹1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल का वेट। जो भी तुम्हारा ग्रॉस व्हीकल का वेट, ग्रॉस व्हीकल का वेट मतलब सामान लेकर, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो सामान लेके जो भी तुम्हारा वेट आया, तो पर टन के लिए 1,000 रुपया, पर टन के लिए कितना, 1,000 रुपया, ₹1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट, ठीक है। फॉर एवरी मंथ, हर महीने के लिए
और पार्ट ऑफ द मंथ, दैट इज पार्ट ऑफ द मंथ भी अगर तुम्हारा ओनरशिप सपोज तुम एक इसका क्या बोलते हैं, एक ट्रक का ओनर तुम थे 9 महीना 10 दिन, बिकॉज तुम क्या किया होगा ड्यूरिंग द ईयर एक पर्टिकुलर डेट पे, सपोज तुम परचेस किया अगस्त का 15 अगस्त को तुम परचेस किया, तो 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक यू आर दी ओनर। तो ठीक है, सितंबर से लेकर मार्च तक तो फुल मंथ से तुम था, बट अगस्त में तो पार्ट ऑफ द मंथ है, तो पार्ट ऑफ द मंथ को भी तुमको क्या करना है, फुल मंथ काउंट करना है। पार्ट ऑफ द मंथ को भी यू काउंट इट फुल मंथ। ओके, ठीक है। सपोज अगर तुम है 9 मंथ 9.5 मंथ 9 मंथ्स 10 दिन तुम उसका ओनर था, तो उसको 10 मंथ से काउंट करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल है सपोज 9 मंथ्स 10 डेज, तो कितना काउंट करना है, 10 मंथ्स काउंट करना है। पार्ट ऑफ द मंथ भी अगर रहेगा तो उसको फुल मंथ ही काउंट करना है। तो पर टन के लिए तुम्हारा 1,000 रुपया, ठीक है, फॉर एवरी मंथ। तो क्या करना है बेसिकली, ये तुम्हारा सपोज ग्रॉस व्हीकल का जो भी वेट होगा इंटू 1,000 रुपया पर टन। ओके, एक टन के लिए इतना, तो कितना मेरा वेट था, फाइन। दूसरा मेरा नंबर ऑफ मंथ कितना ओनरशिप था मेरा, तो नंबर ऑफ मंथ जितना भी तुम ओनरशिप होगा, अगर फ्रैक्शन में होगा तो तुमको राउंडिंग ऑफ करके फुल काउंट करना है। सपोज 9.5 मंथ तो 10 मंथ्स, ठीक है, तो इस हिसाब से काउंट करना, बस आ जाएगा। सेम चीज़ बोलता है अगर मेरा अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है, तो कैसे, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पर टन बेसिस में नहीं, यहाँ पे बोलता है कि जितने भी तुम जिस दिन हम ओनरशिप थे, तो पर मंथ का बेसिस में 7,500 पर मंथ, 7,500 पर मंथ, या फिर पार्ट ऑफ द मंथ, दैट इज़ वही सेम कहानी। अगर सपोज 10 महीना 12 दिन है तो 11 मंथ काउंट होगा। फॉर ईच गुड्स कैरेज फॉर द पीरियड ओन, दैट मीन्स करना क्या है, 7,500 रुपये पर मंथ का मिलेगा पर व्हीकल, इंटू नंबर ऑफ मंथ्स ओनरशिप कितना थे हम, इंटू नंबर ऑफ व्हीकल कितना था मेरे पास। तो दैट मीन्स एक्चुअल में तुम कितना माल लेकर आया, कितना भाड़ा लिया सामने वाला से, उससे कोई मतलब नहीं उसको। सिंपली क्या किया, तुम्हारा जो ग्रॉस वेट है व्हीकल का, उसके हिसाब से हम क्या किया, उसको ये कर दिए, ठीक है। वहाँ पर टन बेसिस में था, यहाँ पे पर मंथ बेसिस में है। अब इसको ऊपर बेस करके सम्स देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वाला सम्स देखो, ये वाला सम्स क्या बोल रहा है, एक पर्सन के पास सपोज 2 ट्रक था, उसमें से एक लार्ज ट्रक था, उसका ग्रॉस वेट 25,000 kg है। तो 25,000 मतलब क्या, इट इज़ ग्रेटर देन 12,000 kg। 12,000। तो आराम से क्या है, दैट इज़ ये हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी व्हीकल है, ठीक है। एंड सेकेंड वन स्मॉल था, जिसका ग्रॉस वेट कम है, 12 से कम है, मतलब लाइट, अदर देन हैवी दैट इज़ लाइट है। नाउ बोथ द ट्रक्स आर यूज थ्रू आउट द ईयर, पूरा 12 महीना ही चला है। नाउ कैलकुलेट द बिजनेस इनकम, कैलकुलेट करो। तो करना क्या है, सिंपल सा चीज़ है। एक लार्ज के लिए क्या करना है हमको, मेरा ग्रॉस वेट कितना है इसका, 25,000 के 25,000। जी। याद है 25,000 के जी इक्वल्स टू कितना टन, बोलो, एक टन में कितना के जी होता है, 1,000। 100।1,000 होता है, राइट। तो दैट इज़ 25 टन बोल सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय 1,000 कर दो। केजी को अगर 1,000 से डिवाइड कर दे तब टन में आता है ना, तो 25 टन तुमको टन हिसाब से लेना है, बिकॉज तुम्हारा पास जो रेट है, ये जो है इट इज़ पर टन है ना, पर टन है, ₹1000 पर टन। तो तुम्हारा ग्रॉस वेट कितना, 25 टन है तुम्हारे व्हीकल का, तो 25 टन इंटू 1,000, एक टन के लिए 1,000 रुपया, तो 25 टन के लिए कितना, ओके। अब तुम कितना, नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ ओनरशिप, तो बोला पूरा साल ही हम ओनर थे, तो इंटू 12, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, 3 लाख। ग्रॉस वेट तुम्हारा व्हीकल का कितना था, ओके। तुम सामान लेके जा नहीं जा, तुम 10 दिन खाली गिरा हुआ था कुछ, तुम किसी का, तब भी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तुम्हारा भाई कार है, यू आर दी ओनर, ग्रॉस वेट कार का 25 टन है, तो पर टन का 1,000 रुपया है, तो 1,000 इंटू 25 जो तुम्हारा वेट है, इंटू पर मंथ का बेसिस में है, पर मंथ का क्या है, इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कितना है तुम, इंटू 12, खत्म। दैट इज़ ये तुम्हारा क्या पर मंथ का हो गया, 25 इंटू 1,000 पर मंथ का हो गया। अब जितना नंबर ऑफ मंथ तुम ओनरशिप था, तो 12 महीना था पूरा, इस साल में 12 महीना। सेम फंड है यहाँ पे, क्या हो, यहाँ पे वेट नहीं है, स्मॉल वाला में टन नहीं है, वहाँ पे क्या है, पर मंथ है। तो कितना महीना तुम, पर मंथ है कितना, 7,500, 12 महीने। ठीक है, 12 महीने ही हम ओनर थे, तो 7,500 इंटू 12। 90,000। अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन में अगर नंबर रहता ट्रक का, सपोज यहाँ पे था 5 ट्रक इंटू 5, यहाँ पे था 2 ट्रक इंटू 2, यहाँ पे एक एक था बोल के जस्ट इंटू नहीं किया नंबर ऑफ ट्रक, समझ में आया।
तो वही चीज़ इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे कर देते क्या कि सिंपली अगर तुम्हारे हेवी गुड्स व्हीकल है तो इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर पर टन का 1000 रुपया है तो इन 1000 इंटू कितना वेट है ये टन में लेना टन अगर केजी है तो डिवाइडेड बाई 1000 करके टन में निकालना ओके डोंट फॉरगेट इंटू नंबर ऑफ मंथ ऑफ ओनरशिप पार्ट ऑफ द मंथ रहने से ये फुल काउंट इंटू नंबर ऑफ ट्रक ओके यहाँ करना है यहाँ पे क्या है यहाँ पे पर मंथ का बेसिस में है सर तो 7500 पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ट्रक सॉरी इंटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ ओनरशिप फ्रैक्शन में भी अगर रहा तो फुल काउंट करना इंटू नंबर ऑफ ट्रक खत्म कोई डाउट इसमें 44 AE में नहीं सर। तो 44 AE का कंडीशंस क्या है बताओ तो कौन बताएगा रूम ये बोलो रूम की बोलो सर হেভি গুড ভেহিকল আর লাইট ওয়েট ভেহিকলের মধ্যে দেখতে হবে হেভি গুড ভেহিকল ওগুলো হলো যেগুলোর গ্রস ওয়েট 12 টনের বেশি আছে करेक्ट আর সে হ্যাঁ আর সেগুলোর ইনকাম আমরা পার টন 1000 টাকা করে ধরবো আর करेक्ट সেই হিসেবে ক্যালকুলেট করা হবে আর লাইট ওয়েট যেগুলো সেগুলো 7500 পার মান্থ अच्छा এরকম করে सपोज तुम्हारा ओनरशिप है द 11 महीना 2 दिन ठीक है तो तुम कितना मंथ काउंट करोगे उसको 12 मांथ 12 मिनट पार्ट ऑफ द मंथ रहने से भी फुली काउंट करना ओके ठीक है सिंपली तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा व्हीकल का वेट तो वेट लिख लो इंटू 1000 रुपये पर टन इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अगर सब व्हीकल का सेम वेट है तो इंटू नंबर ऑफ ट्रक कितना था तुम्हारा और इस केस में लाइट वाला या अदर देन हेवी का 7500 पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ कितना ओनरशिप था पार्ट ऑफ द रहेगा तो फुल काउंट करना है इंटू नंबर ऑफ ट्रक बस खत्म इसको अब बेस करके 3 क्वेश्चन है यहाँ पे देखो एक तो ये क्वेश्चन अभी हम बताए जस्ट उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है ये 2 क्वेश्चन हैं काफ़ी है तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कोई डाउट रहने से किसी का पूछना मिस्टर जो भी है सुखविंदर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग गुड्स कैरेज का बात किया तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ तो बोलने मांग रहा PTS के बारे में और 1/4/2021 ये डेट शायद बायस हो जाएगा न्यू मैट में ही ओन्स कितना था 8 ट्रक है उसके पास तो 8 ट्रक है तो ठीक है 10 से कम ही है ना अल्टीमेटली ठीक है 10 से कम बोला है 10 या फिर 10 से कम 10 से ज़्यादा नहीं 10 तक चलेगा मीडियम बोल दिया है ऑन 2/5/2022 को ही सोल्ड वन ऑफ द मीडियम गुड्स व्हीकल एक तो बेच दिया तो ही परचेज अ लाइट गुड्स व्हीकल एक लाइट वाला तो परचेज किया द न्यू व्हीकल वॉज पुट टू यूज ओनली ऑन 15/6/2022 को ठीक है द वर्ड पुट टू यूज है ओके कंप्यूट इज टोटल इनकम टेकिंग द नोट ऑफ द फॉलोइंग डाटा बोल रहा भाई फ्रेट चार्जेस मतलब जो इतना फ्लाइंग गुड्स इतना जो गुड्स कैरेज किया होगा इससे कोई फ्रेट मिला है इसका 8,70,000 क्या ये रिलेवेंट है इसके लिए नो सर। नो इस तो हम इस हिसाब से निकालेंगे ही नहीं इनकम मतलब फॉर इनकम टैक्स पर्पज के लिए रिलेवेंट नहीं PL अकाउंट के लिए रिलेवेंट है ओके फिर बोलता है कि ये सब खर्चा क्या ये सब खर्चे पे क्या रिलेवेंट है इसके लिए नो सर। नो हम तो इस हिसाब से निकालेंगे नहीं इसका प्रॉफिट क्या है अदर बिजनेस इनकम नॉन बिजनेस इनकम 16,70 है फाइन अब बोलो बोलने क्या मांग रहे हैं यहाँ पे क्या व्हीकल है हेवी तो है नहीं यहाँ पे तो अदर देन हेवी है तो क्या होगा सिंपली 7,500 वो चाहे लाइट रहे चाहे मीडियम रहे अदर देन हेवी है ना तो कितना सारा ट्रक था इसके पास सर था 8 तुम्हारा था, इसमें से एक बेचा और एक खरीदा। एक खरीदा तो 8 का 8 ही रह गया उसमें ठीक है तो इसका मतलब 8 में से एक को तुम हटा दो बिकॉज एक का नंबर ऑफ मंथ जो है थोड़ा डिफरेंट होगा फुल मंथ नहीं था बाकी 7 तो पूरा था फुल था 8 में से एक गया एक आया तो उसका नंबर ऑफ मंथ्स चेंज हो गया उसको छोड़ दो बट बाकी जो 7 ट्रक है वो तो पूरा 12 महीने का ही था ओनरशिप दैट मीन्स कैन आई डू कि 7,500 जो 7,500 पर मंथ इंटू 12 इंटू 7 कर सकते हैं हम इसको राइट है कि यस नहीं सर। तो 7,500 इंटू पर मंथ इंटू 12 इंटू 7 करना तो जो आंसर आएगा तुम्हारा एक ये अब बाकी एक ट्रक हम बेच दिए तो कब बेचे भाई हम 2 मई को तो ओनरशिप कितना था दिन का था मेरा अप्रैल मई 2 महीना ना ये माना कि 2 मई को बेचा बट ओनरशिप तो पार्ट ऑफ द मंथ में 2 काउंट होगा तो 2 मंथ्स थे हम तो ये क्या होगा एक ट्रक जो 7,500
पर मंथ इंटू ये 2 होगा, ठीक है। सर जब परचेस करेंगे वो वाला डेट लेंगे ना? अरे बेचने वाला वो भी, उसका भी तो तुम ओनर ही था 2 महीना, उसका भी तो अच्छा अच्छा, लेना है, हाँ सेल वाला भी तो लेना सॉरी है, सर। परचेज वाला भी लेना है, 2 महीने तो ओनर था ना तुम। अब फिर से तुम परचेज कब किया? 6/5/2022 को, बट तुम यूज़ किया 15/6/2022 को। अब बताओ कौन सा डेट का रिलेवेंट है तुम्हारे लिए, परचेज डेट है या यूज़ वाला डेट? यूज वाला डेट। फिर से सोचो, तुम्हारा क्वेश्चन में बोला था क्या, ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट, तो ओनरशिप के लिए क्या यूज़ वाला डेट इंपॉर्टेंट है ना परचेज वाला डेट इंपॉर्टेंट है? परचेज वाला, ऑब्वियसली बात है भाई। वहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन में बोला था ओनरशिप, तो परचेस ओनरशिप तो भाई परचेज से होता है ना, उसके बाद हम उसको यूज़ करें फेंक करें कि जो भी मर्जी करें, ठीक है। ओनरशिप डेट इज इंपॉर्टेंट, तो परचेज डेट होगा ना, दैट इज 6 मई। तो 6 मई है, तो यहाँ पे कितना काउंट होगा मई में? 10 मई, मई का। मई जून जुलाई अगस्त अप्रैल में बात दे, अप्रैल है तो मई को काउंट करना ही है तुमको, तो 11 महीना हो गया तुम्हारा ना, उसको भी तो काउंट करना है, दैट इज 11 महीना। तो यहाँ पे तुम्हारा 11 मंथ्स, तो बेसिकली मेरा लग गया 13 का, कुछ करने का नहीं, पार्ट ऑफ द मंथ फुल्ली काउंट करना है इसको, तो ये रहेगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। समझ में आया कैसे करना लास्ट है? वाला कितने? क्या बोल रहा लास्ट है? वाला थोड़ा एक बार बोलिए तो। लास्ट वाला तुम परचेज कब किया था? 6 मई को। पुट टू यूज़ कब किया? 15/6 को। तो ओनरशिप कब से चालू होता है, पुट टू यूज़ से ना परचेज से? परचेस है तो फिर 6/5/2022 तक चालू होगा। हाँ तो तो पूरा कितना, साल भर गिनेंगे? कितना साल हो रहा, अप्रैल कितना तक। महीना हो रहा, 11 महीना। कितना महीना हो क्या रहा? महीना मतलब मई? मई को मई तो से लेकर पूरा, मार्च मई को तक। तो पूरा ही काउंट करना है ना, तो मई से लेकर मार्च तक, अप्रैल हाँ। छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे 11, और जो बेचे थे 2 मई को, तो 2 मई को बेचे, वहाँ पे तो पार्ट ऑफ द मंथ हो ही रहा है, वहाँ भी 2 महीना लग जाएगा, अप्रैल और मई, तो उसको ऊपर 2, इसको ऊपर 11, और पुराना के ऊपर तुम्हारा 8 महीना, ठीक है। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। बस हो गया तुम्हारा। ये था 44 AE वाला, ट्रांसपोर्टर वाला था, ठीक है। अब आया था प्रोफेशन में, इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, दैट इज यू आर चार्टर प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी है, ठीक है। अगर इफ़ यू आर इन प्रोफेशन, तो वो अगर तुम्हारा इनकम 50 लाख से कम है, कितना से कम है बोलो, ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से अगर कम है, तो तुम क्या करना, सिंपली PTS स्कीम में जा सकते हो। तो वहाँ पे तुम्हारा इनकम कितना माना जाएगा, जो तुम्हारा ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% फ्लैट रेट में इनकम माना जाएगा, बाकी तो इरेस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा ग्रॉस रिसिप्ट आया इससे, दैट इज टर्नओवर, उसका 50%। यहाँ पे वो नहीं है कि 8% ही है, बस 50% खत्म। यहाँ पे ई मोड हो ऑन कैश हो वट एवर इज 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट। ये एप्लीकेबल किसको है, यहाँ पे अमेंडमेंट आया है, देखो तो तुम लोग का बुक में, इंडिविजुअल फर्म अदर देन LLP, मैंने सेम ही है तुम्हारा बेसिकली, सेम है सर। सेम ही है, ठीक है। जो तुम्हारा 44 AD था ये भी सेम ही है, तो यहाँ पे कंपनी के लिए नहीं होगा, LLP के लिए नहीं होगा ये, ठीक है। बस बाकी तो रूल सेम ही है, ये जो रूल्स है सबके लिए सेम है। अगर तुम PTS स्कीम में जाते हो, तुमको कोई भी खर्चा का अलाउंस भी नहीं होगा, डिसअलाउंस भी नहीं मिलेगा, ना अलाउ करेगा ना डिसअलाउ करेगा। दूसरा लॉस है तो यू कैन सेटअप लॉस, तो बिजनेस में तो लॉस होता ही रहता है, तो तुम इनकम के साथ लॉस को सेटअप कर सकते हो। बट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट इतना नहीं है कि डेप्रिसिएशन को माइनस करने कर पाओ, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, और चैप्टर 6A का जो डिडक्शन वो तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड एक बार तुम इस स्कीम में आ गया तो 5 साल तक कंटिन्यूस रहने पड़ेगा, अदरवाइज फिर नॉर्मल में जाओगे तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सब मेंटेन करने पड़ेगा। नॉर्मली CA फॉर्म नहीं करता, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 50% बिजनेस इनकम मान रहा है, ओके। तो तीनों सेक्शन को अगर हम सर एक समर, बार तोड़ दिए, सर एक बार तोड़ दिए फिर उसके बाद फिर नहीं फिर 5 साल तक स्कीम तुम ट्रेवल ब्लॉक हो जाओगे ना। 5 साल तक ना? तो सेक्शन 44A किसके लिए था, पैक्ट छोड़कर बाकी सब के लिए सर। पैक्ट मतलब प्रोफेशन, एजेंसी, कमीशन, ट्रांसपोर्टर छोड़ के बाकी सब के लिए, अगर आपका ग्रॉस रिसीव 2 करोड़ से कम है तो। तीसरा, इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल, फर्म एंड HUF, कंपनी एंड LLP के लिए कंपलसरी है नॉर्मल प्रोविजंस। तो इन दैट केस मेरा बिजनेस इनका क्या माना जाएगा, जो मेरा ग्रॉस रिसीव होगा उसका 8%, बट अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन दैट इज चेक में है, ऑनलाइन मोड पे है, तो 6% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, ओके।
उसके बाद सर 44A किसके लिए था? सिंपली ट्रांसपोर्टर के लिए था। ट्रांसपोर्टर का वो भी कौन सा वाला ट्रांसपोर्टर जिसका ओनरशिप नंबर ऑफ ट्रक कितना 10 से कम होगा, 10 या फिर 10 से कम, नॉट मोर देन 10। वहाँ पे इनकम कैसे कैलकुलेट करेगा सर? एक हेवी गुड्स व्हीकल जो 12 टन से ज़्यादा है, बाकी अदर देन हेवी दैट इज लाइट मीडियम दोनों। इन केस ऑफ हेवी गुड्स व्हीकल बोल रहा है कि पर टन का 1000 रुपया इंटू ग्रॉस वेट तुम्हारा कितना था, ओके, इंटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ ओनरशिप इंटू नंबर ऑफ ट्रक उस टाइप का, खत्म। ठीक है। अगर अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल है क्या बोल रहा है? तो 7500 रुपया पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ ऑफ ओनरशिप इंटू नंबर ऑफ ट्रक, खत्म। पार्ट ऑफ द मंथ रहने से सर फुल थामेगा बोला है। 44AD है क्या बोला? ये कोई भी प्रोफेशन के लिए है। प्रोफेशन मतलब समझते हो तुम, जो अदर देन बिजनेस, एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन, लाइक एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, CA में प्रैक्टिसिंग जो लोग हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बोलता है आपका ग्रॉस रिसीव 50 लाख से कम है तो ठीक है, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस PTS स्कीम। नॉर्मल स्कीम में जाने का ज़रूरत नहीं है। तब बिजनेस में कितना माना जाएगा? ग्रॉस रिसीव का 50% माना जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो क्या बोलेगा, तुम बताओ सामने वालों को क्या ऑप्ट करना चाहिए, PTS की नॉर्मल? तब तुमको क्या करने पड़ेगा? दोनों कंपेयर करने पड़ेगा। नॉर्मल में भी इनकम कैलकुलेट करने पड़ेगा तुमको, बिजनेस इनकम, एंड PTS में भी इसकी इनकम कैलकुलेट करने पड़ेगा। तो तुम कौन सा एडवाइस करो? जो जहाँ पे बिजनेस इनकम कम आ रहा है, जहाँ पे बिजनेस इनकम कम आएगा वहाँ पे क्लाइंट का टैक्स बचेगा, वही तुम एडवाइस करोगे, राइट। कोई आगे तुम्हारे पास क्लाइंट बोल रहा है कि हम डॉक्टर है सर, बताओ हमको कौन सा स्कीम लेना चाहिए, तो उसका नॉर्मल तुम कैलकुलेट करके देखोगे कितना आ रहा है एंड PTS में कितना आ रहा है, वही तुम उसको एडवाइस दोगे, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी खर्चा का डिडक्शंस या फिर अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगा, बट हाँ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जैसा 8 साल का रूल से हुआ है। अनएप्ट डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। चैप्टर 6A का डिडक्शंस नहीं मिलेगा। 5 साल तक ब्लॉकिंग पीरियड है। एक बार ब्रेक हो गया तो अगला 5 साल तक आउट। ब्रेक हो गया तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? नो सर।